नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में गणित का मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित का पूरा कोर्स अपलोड कर चुके हैं और इससे पहले हम गणित के 3 मॉडल पेपर भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस प्रश्न पत्र में, इस मॉडल पेपर में हमने 12 तरह के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है और ये 12 तरह के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कहे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न फॉलो करके आपकी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में या फिर आप बैक की परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलिए कि आपके 12 से 15 नंबर कोई रोक नहीं सकता। और हम लोग जो तैयारी करते हैं वो 25 में 25 नंबर लाने की करते हैं कि एक भी टॉपिक आपसे छूटे ना, इसीलिए हम प्रत्येक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही टारगेट किया है। हम उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करते हैं जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। हम इधर उधर के क्वेश्चन को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो शुरुआत के 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो आपको करने हैं और नीचे कॉमेंट में उत्तर बताना है। जब आप कर लेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम आपको प्रश्न करने के लिए 10 सेकंड का टाइम देंगे। अगर आप ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक के पॉज कर लीजिएगा और उस क्वेश्चन को हल करके आप नीचे कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब इसका जो सही आंसर है वो हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। केवल 14, 14 एवं 15, 14 एवं 16 या फिर केवल 16। तो 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। सही उत्तर नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप ज़्यादा समय लेना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर सोच सकते हैं और उसके बाद नीचे कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। तो जो 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है, दरअसल जितनी भी पूर्ववर्ती या अनुवर्ती ये संख्याएं होती हैं वो केवल एक ही संख्या होती। जैसे हम कह दें कि 15 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, तो उसमें 1 घटा दीजिए तो होगा 14। यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल 14। यहां पर हम 13 और 14 नहीं कह सकते, 12, 13 और 14 नहीं कह सकते। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 15 की पूर्ववर्ती जो प्राकृतिक संख्या होगी वो होगी 14। अगर पूछ दें कि 15 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कितनी होगी तो वो होगी केवल 16। केवल 16, ठीक है। तो यहां पर अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का मतलब आप समझ गए कि पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, अनुवर्ती मतलब अगली संख्या। अगला जो यहां पर प्रश्न है, 180 और 192 का मासा ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको मासा ज्ञात करना है। तो क्या सही होगा नीचे कमेंट में बताएं। जल्दी से इसका उत्तर अपनी कॉपी में निकालें और क्या सही उत्तर है नीचे कमेंट में तुरंत हमें बताएं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 18। तो 180 और 192 का मासा ज्ञात करना है। जल्दी से फटाफट अपनी कॉपी में इसका उत्तर निकालिए और हमें नीचे कमेंट में बताइए। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। 180 और 192 का अलग अलग आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो जब 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब 192 का भी आपने अलग से अभाज्य गुणनखंड कर लिया होगा, तो इसका जो उत्तर आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पर आपने देखा कि मासा में हमें क्या लेना होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। मासा में हम वो लेते हैं जो दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। तो दोनों में सेम क्या है, ये 2 2 3, ये 2 2 3। अब बताइए यहाँ पर कुछ और सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यही हमें ले लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना होता है 4, 4 तियाँ होता है 12। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 12। प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोहिंदर की वर्तमान उम्र बताओ यदि वह 10 वर्ष पहले 35 वर्ष का था। तो इस तीसरे प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा वो आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि अगर किसी की उम्र 10 वर्ष पहले 35 वर्ष थी तो अभी वर्तमान में कितनी होगी। ऑप्शन है आपके पास 25, 35, 45 या 55। इसका जो सही उत्तर है नीचे कमेंट में तुरंत बताएं। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आप तुरंत इसका उत्तर नीचे बता सकते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी की आयु 10 वर्ष पहले 35 थी, ठीक है, अब 10 वर्ष बीत चुके हैं यानी अब वर्तमान आ चुका है, तो 10 इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 45। तो इसकी मोहिंदर की जो वर्तमान उम्र है वो है 45। आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में A 72 है, B 64 है और C की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये ABC ये एंगल है, ये A है जो कि है 72 और ये B है जो कि है 64 और ये C है, इसकी वैल्यू आपको बतानी। तो क्या सही उत्तर होगा आप हमें नीचे कमेंट में बताएं। 136 डिग्री, 44 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 144 डिग्री। तो जो भी ऑप्शन सही है हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप ज़्यादा समय लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद उत्तर हमें बताइए। इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं कि ABC में आपको मालूम हो जो भी अंतःकोण होते हैं इनका योगफल 180 होता है। तो इन तीनों को जोड़ लीजिए और 180 के बराबर कर लीजिए। 72 प्लस 64 प्लस एंगल C हमें पता नहीं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, बराबर 180। अब 72 और 64 होते हैं 136, 136 एंगल C बराबर 180। अब 136 उधर चला जाएगा, 180 में माइनस 136 कर दिया तो ये आपका आ गया 44। तो एंगल C जो है वो निकल के आ गया 44 डिग्री। समझ में आ गया। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है 3x तथा 4z के गुणनफल में 5y घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर ध्यान से बताइए क्या होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें सही सही बताइए। ऑप्शन आपके पास है 60xyz, दूसरा ऑप्शन है 12xz माइनस 5y, तीसरा ऑप्शन है 3x प्लस 4z माइनस 5y और चौथा ऑप्शन है 15xy माइनस 4z। क्या इसका उत्तर सही होगा हमें नीचे कमेंट में तुरंत बताएं। 3x तथा 4z के गुणनफल में 5y घटाना है। आप इसको अगर कॉपी में कर रहे हैं तो वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद नीचे उत्तर बताइए कमेंट में और अपना उत्तर मिला लीजिए। जब 3x और 4z का गुणा करेंगे तो ये आएगा 3x इंटू 4z। अब इसके जो गुणनफल है इसको ब्रैकेट में कर देंगे ताकि आसानी से गुणा कर सकें। में 5y घटाना है तो माइनस 5y, ये घटा दिया हमने 5y। अब इसको गुणा कर लीजिए, 4 3 12 xz माइनस 5y, ये आपका उत्तर आ गया 12xz माइनस 5y। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 12xz माइनस 5y ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसानी से आप लोगों ने भी ये प्रश्न कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री अधिक था और अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी किसी स्थान पर दोपहर में 12 बजे 0 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक था और रात में 0 से 2 डिग्री तापमान कम हो गया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो तापमान में परिवर्तन हुआ यानी दोपहर से लेकर जो रात में परिवर्तन हुआ वो कितना था। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर का तापमान कितना था। 0 से 19 डिग्री अधिक था तो 0 प्लस 19 कर दिया तो 19 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी दोपहर का जो तापमान था वो 19 डिग्री सेल्सियस था। अब बोल रहे हैं कि जो मध्यरात्रि का तापमान था वो 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम था। तो मध्यरात्रि का तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम कर दीजिए, 0 माइनस 2 कर दिया तो ये आ गया माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। यानी जो आपके रात का तापमान था वो माइनस 2 डिग्री सेल्सियस था।
तो इसमें परिवर्तन आपको निकालना, यानी जो रात का तापमान था उसमें से दोपहर का तापमान घटा दीजिए, आपको परिवर्तन पता चल जाएगा। तो -2 डिग्री था रात का तापमान, माइनस लगाया और उसके बाद जो दोपहर का तापमान था वो लिख दिया। तो -2 -19, तो अब ये माइनस माइनस क्या तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो परिवर्तन आपके सामने निकल के आया 21 डिग्री सेल्सियस माइनस में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा जो परिवर्तन था वो कितना आया, वो -21 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगला जो प्रश्न है, एक ठेले पर 550 संतरे हैं, इन्हें 2 ठेलों में इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हों। यानी एक ठेले पर 550 संतरे हैं और उसी ठेले को 2 ठेलों में बांट दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि एक पर अगर x संतरे हैं तो दूसरे पर x + 50 होने चाहिए, यानी दूसरे जो ठेले पर 50 संतरे अधिक होने चाहिए। तो वही हमने यहाँ पर किया है। मानते हैं कि पहले ठेले पर संतरे हैं x, तो दूसरे पे कितने होंगे x + 50, क्योंकि दूसरे जो ठेले हैं उसमें 50 संतरे अधिक हैं। तो हमें यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आगे करना है कि ये जो एक ठेले पर x है दूसरे पे x + 50 है, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो 550 संतरे हो जाते हैं, क्योंकि 550 को ही बांटा जा रहा है 2 भागों में। तो x + 50 बराबर 550, दोनों को जोड़ दिया, 550 के बराबर कर दिया। अब x जोड़ जाएगा 2x, 50 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -50, तो ये हो गया 550 - 50 हो गया 500। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आ गई 2x बराबर 500। अब इस जो 2 है इसको इधर ले जाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो 500/2 हो गया, तो x बराबर 250 आ गया। तो यहाँ पर जो पहले ठेले पर संतरे थे वो 250 हो गया, दूसरे ठेले पर संतरे 50 ज़्यादा थे तो 250 + 50 ये हो गया आपके सामने 300। पहले ठेले पर संतरे 250, दूसरे ठेले पर संतरे 300। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3, 4, 5 हो तो कोणों को ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, जब भी अनुपात दे और बाकी वैल्यूज ना दे तो आपको यहाँ पर कोण x मानना पड़ेगा। माना कोण x, तो पहला कोण कितना हो जाएगा 3x, ये रहा 3, दूसरा हो जाएगा 4x, ये रहा 4, और तीसरा कोण हो जाएगा 5x और ये आपका 5 है। तो इस तरह हमने सभी कोणों को मान लिया 3x, 4x, 5x, और आपको मालूम है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो इसको आप 180 के बराबर कर दीजिए, 3x + 4x + 5x बराबर 180। तीनों कोणों को जोड़ दिया और 180 के बराबर कर दिया, तो 3, 4, 7, 5, 12, 12x बराबर 180। 12 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि x के साथ 12 था मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो 180/12 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x बराबर 15, क्योंकि आप अगर सॉल्व करके देखेंगे 12 को 180 से, तो 12 × 12, ये बचा 6, 0 उतार लिया, 12 × 5 = 60, ठीक है, ये कट गया, तो यहाँ पर कितना आया 15 आया। तो x की जो वैल्यू आ गई 15, यानी जो कोड निकल के आया वो 15 आया। अब पहला, दूसरा, तीसरा जो कोड है उसकी वैल्यू रख दिया। 3x था पहला कोड, तो 15 × 3 हो जाएगा 45। दूसरा कोड था 4x, 15 × 4 = 60 हो गया दूसरा कोड। तीसरा कोड था 5x, तो 15 × 5 = 75, ये हो गया आपका तीसरा कोड। इस तरह आपने देखा कितनी आसानी से सब कुछ निकल के आपके सामने आ गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, 2p माइनस मंझला ब्रैकेट 3q प्लस छोटा ब्रैकेट 5p माइनस q प्लस 2p ब्रैकेट के अंदर सारे ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर दोस्तों आपको जब इस तरह की बात आए तो यहाँ पर हमें बॉड मॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, BODMAS, यानी सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा B फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जो सबसे छोटा है, ये वाला ब्रैकेट सबसे छोटा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5p + 2p हो जाएगा 7p, और माइनस q सेम टू सेम ऐसे ही उतार दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसके बाद जब अगले स्टेप में ब्रैकेट खोल रहे हैं तो हमने ब्रैकेट खोल लिया सिंपल सा, और 7p माइनस q ऐसे ही उतार दिया। अब यहाँ पर 3q है, यहाँ माइनस q है, तो ये घट जाएगा, बचेगा 2q + 7p। अब मंझले ब्रैकेट को खोलने की बारी आई है, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, तो अंदर के जितने भी चिन्ह होंगे वो सभी बदल जाएंगे।
तो अंदर के चिन्ह आप बदल सकते हैं। ये हो गया -2q और ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7p। ठीक है, 2p -2q -7p। तो यहाँ पर 7p माइनस का है और 2p प्लस का है, तो ये घट के आ जाएगा माइनस का 5p माइनस का 2q। तो ये चीज आप समझ गए, आसान सा क्वेश्चन था। इसका उत्तर आएगा -p -2q। अगला प्रश्न है, यहां पर आंकड़े दे रखे हैं और यहां पर टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाई है। यहां पर आपके सामने ये देखिए, ये आंकड़े दे रखे हैं 16 15 16 12 13 15 14 16 13 15 12 15। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर बारंबारता सारणी बनानी। कैसे बनाएंगे, सबसे पहला जो कॉलम खींचेंगे क्रम का, दूसरा होगा संख्याएं यानी ये जो संख्याएं दे रखी हैं, और तीसरा होगा टैली चिन्ह का, चौथा होगा बारंबारता का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा है 12, तो हमने 12 लिख दिया। फिर 13 है, 13 लिख दिया। फिर 14 है, 14 लिख दिया। 15 लिख दिया और फिर 16 है। तो इसी तरह हमने सारे नंबर्स लिख दिए और फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर डाल दिए। कितने नंबर हमने यहाँ पर संख्या वाले कॉलम में लिए हैं उसी हिसाब से हमने यहाँ पर नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5। इसके बाद हमें ये देखना है कि जो 12 है वो कितने बार आया है। तो 12 को हम गिन लेते हैं इन संख्याओं में, 1 और आपका 2, तो 2 बार आया तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। टैली चिन्ह सबसे आखिरी में लगाते हैं। आप 13 देख लीजिए कितने बार है, 1 2, 2 बार है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब 14 देख लीजिए कितने बार है, 1 सिर्फ 1 बार है तो हमने 1 लिख दिया। 15 देख लीजिए कितने बार, 1 2 3 4, 4 बार है तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। 16 जो है वो 3 बार है तो हमने 3 लिख दिया। अब 2 का जो टैली चिन्ह है 2 लाइनें खींच दीजिए, हो गया। फिर से 2 आ रहा है, इसकी भी 2 लाइनें खींच दीजिए। 1 आ रहा है, 1 लाइन खींच दीजिए। 4 आ रहा है, 4 खींच दीजिए। 3 आ रहा है, 3 खींच दीजिए। इस तरह आपकी जो टैली चिन्ह की सारणी है वो बनकर तैयार हो गई। जब भी 5 आ जाए तो 5 को कैसे लिखना होता है, 1 2 3 4, 4 लाइनें खींचिए और 5 से काट दीजिए। ये आपका हो गया 5 का टैली चिन्ह। याद रहेगा 6 का टैली चिन्ह 1 लाइन और बढ़ा दीजिए, 5 और 1 6। अगर 7 का खींचना हो तो 2 लाइनें बढ़ा दीजिए, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 2, 5 2 7। इसी तरह आगे भी आप खींच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक गांव की जनसंख्या x है, वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती है। इसी दर से वृद्धि होने पर 4 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो एक गांव की जनसंख्या वर्तमान है x और वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज x है उसका 2 गुना कर दो तो हम क्या करते हैं, 2x कर देते हैं। हम कहते हैं 5 गुना कर दो तो हम उसको 5x कर देते हैं। इसी तरह यहां बताया जा रहा है कि y गुना हो जाती है। तो पूछ रहे हैं कि 4 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो हम 4 वर्ष बाद निकाल लें। तो यहां पर जो पहले वर्ष के अंत पर जनसंख्या y गुनी हो जाती तो हो जाएगी yx, यानी अब पहले वर्ष के अंत पर जनसंख्या हो गई yx। अब बात करें दूसरे वर्ष के अंत पर, तो पहले yx था, फिर से y गुना हो गया तो हमें फिर से y से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर किसी संख्या का 2 गुना कर दिया, 2 गुना, अब इसका 5 गुना करो तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये हो जाता है 10x। ठीक है, इसी तरह हमें यहाँ पर दूसरे वर्ष के अंत में फिर से y से गुणा करना पड़ रहा है क्योंकि ये जनसंख्या y गुना फिर से हो जाती है, तो ये आपका मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा y²x। अब तीसरे वर्ष के अंत पर फिर से y गुना हो जा रही है, यानी जो y²x पिछली जनसंख्या थी इसका y गुना कर दीजिए, तो इसका y गुना करेंगे तो y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y इंटू y²x, तो ये आपकी वैल्यू आ गई y³x। अब चौथे वर्ष के अंत पर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, y इंटू y³x, क्योंकि y गुना फिर से हो रही है। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया कि जो चौथे वर्ष के अंत पर जनसंख्या आई y⁴x। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो हमारे चौथे वर्ष के अंत पर जनसंख्या होगी वो आपकी होगी y⁴x। आसान सा प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए यहां पर सबसे पहले हम ये भूल जाते हैं कि हमें 7 घटाना है। शेष बची संख्या आप बताइए कि वो कौन सी संख्या है जो 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हमें लासा निकालना पड़ेगा।
तो हमने यहाँ पर देखिए लासा निकाल लिया 20, 28, 35, 105। लासा निकालना आपके लिए बेहद आसान है, तो इसको हम पूरी तरह से निकाल के नहीं दिखा रहे हैं, आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो हम सब इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे लासा निकालने के लिए। तो यहाँ पर लासा जब हमने निकाला तो 2 × 2 × 3 × 5 × 7 इन सभी का मल्टीप्लाई किया, 2 दूना 4, 3 12 5 60 × 7 बराबर 420। तो यहाँ पर जो लासा निकल के आया वो 420 आया। अब यहाँ पर प्रश्न में ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 घटाने पर 420 प्राप्त हो। तो आप जानते हैं ऐसी कौन सी संख्या है, मान लेते वो संख्या x है, उसमें 7 घटाया जाए और 420 प्राप्त हो। तो 7 को उस तरफ भेजेंगे, 420 + 7 बराबर 427। तो वो संख्या कौन सी निकल के आ गई, वो संख्या है 427। तो यहाँ पर वही किया गया, देखिए 420 में हमने 7 जोड़ दिया है तो वो संख्या हो गई 427। 427 वह संख्या है जिसमें 7 घटाने पर, क्योंकि 427 में 7 घटा देंगे बचेगा 420। तो 420 जब मिलेगा तो 20, 28, 35, 105 सभी से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आया वो आ गया आपका 427। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे 12 प्रश्न आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे और आपको अच्छे से समझा देंगे उस वीडियो के माध्यम से। बढ़ते हैं दोस्तों आज के विशेष प्रश्न की तरफ। आज का जो प्रश्न है, एक पुस्तक का मूल्य 8x है तो 2x + 3y पुस्तकों का मूल्य बताओ। पहला ऑप्शन है 10x + 3y, दूसरा ऑप्शन है 16x + 3y, तीसरा ऑप्शन है 16x² + 24xy, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी चारों में से सही ऑप्शन है हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कुछ सीख भी रहे हैं कि बस ऐसे ही वीडियो देखते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों से शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।